हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और आज हम करेंगे इलेक्शन। जो जनरल इलेक्शंस होती है वो अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होती है। अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है कि हर वो बंदा जो इंडिया का सिटीज़न है और उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है वो इलेक्शन में वोट डाल सकता है, प्रोवाइडेड कि वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है या स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन होती है उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जा सकती है। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की एक्सक्लूसिव पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 71। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आर्टिकल 324 में मेंशन है। इलेक्शन कमीशन करता क्या है? इलेक्शन कमीशन जितनी भी इलेक्शंस होती है उनके लिए जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है, इलेक्शन करवाने के लिए जो मशीनरी बनती है, इलेक्शन प्रोसीजर, उसको सुपरवाइज करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव का इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इंडिपेंडेंट इसलिए है सो दैट कि फेयर इलेक्शंस हो सके। अगर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होगा तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी रह नहीं जाएगी, तो फिर ये पार्लियामेंट के कहने पे काम करेगी। बट इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सो दैट कि हमारी कंट्री में फेयर इलेक्शंस करवाए जा सके। इलेक्शन कमीशन में होता कौन कौन है? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स है वो डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट के कितने होंगे अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 2। अब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और इसका टेन्योर होता है 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। 6 साल का टेन्योर होता है, बट उससे पहले अगर वो 65 इयर्स का हो जाता है तो उसको पहले भी अपना जो पोस्ट है छोड़नी पड़ेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो स्टेटस होता है, जो भी इसको सैलरीज मिलती है, इसको पर्क्स मिलते हैं, वो सेम ही होते हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके ऑफिस से पहले भी रिमूव किया जा सकता है और रिमूव किस हालातों में किया जा सकता है, किस बेसिस पे रिमूव किया जाता है, वो रिमूव करने का ग्राउंड भी सेम होता है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का ग्राउंड होता है। बाकी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है। जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी पावर्स क्या होती हैं? जब भी पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शंस होती है या प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती है तो उन इलेक्शंस को सुपरिटेंडेंस करना, उनको डायरेक्शंस देना, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, ये सारे काम क्या होते हैं? इलेक्शन कमीशन के होते हैं। इसके अलावा जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट इलेक्शन कमिश्नर की कंसल्टेशन से अपॉइंट करता है फॉर असिस्टिंग द इलेक्शन कमीशन सो दैट कि अब देखो रीजनल कमिश्नर्स क्यों बनाए जाते हैं? अब इलेक्शन कमीशन सेंटर पे बैठा काम कर रहा है, तो अगर वो रीजनल बेसिस पे इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं बनाएगा, रीजनल कमिश्नर्स नहीं बनाएगा, तो अलग अलग रीजन के बारे में इलेक्शन कमीशन को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। इसीलिए जो इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल लेवल पे बैठा काम कर रहा है वो रीजनल लेवल पे भी अलग अलग रीजनल कमिश्नर्स बनाता है सो दैट कि इलेक्शंस फेयर और फ्री और फेयर हो सके। इलेक्शन कमीशन के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले ये इलेक्टोरल जो रोल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करता है। जब भी जनरल इलेक्शंस होती है उससे पहले इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना इसका काम है और जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको डिलिमिटेशन करना ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कौन सा एरिया किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आता है ये डिसाइड करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इसके अलावा जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको रिकॉग्निशन देना और उनको अलग अलग इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना ये काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। अब बात आती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो उसने नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
क्या होता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये भी इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि किसी भी जनरल इलेक्शन में, हाउस ऑफ पीपल की या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी भी जनरल इलेक्शन में कम से कम 6% वैलिड वोट्स उस पार्टी को पड़ी होनी चाहिए किसी भी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में। अगर उसने 6% वैलिड वोट्स उस पार्टी को मिल गई है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। ये एक कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, इसके अलावा एटलीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, किसी भी एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट में लोकसभा में कम से कम 4 सीट्स वो पार्टी जीत चुकी हो, या फिर लोकसभा में कम से कम 2% सीट्स जीत चुकी हो। जो भी ज्यादा होगा वो कंडीशन अगर ये फुलफिल करती है तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। और ये वाले जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं ये कम से कम 3 अलग अलग स्टेट्स में से इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। और हाउस ऑफ पीपल की 2% सीट्स जो हम आज के क्राइटेरिया में एग्जिस्टिंग हाउस के मेंबर्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो बनेगी 11 सीट्स। मतलब कि कोई भी पार्टी या तो वो 11 सीट्स लोकसभा की जीत चुकी हो या कम से कम 4 सीट किसी भी स्टेट में से या कम से कम एक स्टेट में से या किसी एक से ज्यादा स्टेट्स में से जीत चुकी हो, तो उस पार्टी को विच एवर इज मोर, ये भी आता है जो ज्यादा बन रहा है, ठीक है। या तो 2% लोकसभा की सीट्स जीत चुकी हो या कम से कम 4 सीट्स जीत चुकी हो हाउस ऑफ पीपल में किसी भी एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट्स में से, राइट। तो वो जो पार्टी है अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रही है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। अब बात आती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसने स्टेट पार्टी बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। उसके लिए भी 2 एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। पहली क्या है कि वो हाउस ऑफ पीपल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से जो भी स्टेट की वो पार्टी बनना चाहती है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 6% वैलिड वोट्स जीत चुकी हो वो, जो भी उस स्टेट की जनरल इलेक्शंस होती है उस इलेक्शन में से। इसके अलावा एटलीस्ट 2 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट कंसर्न्ड और एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। या तो वो जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कम से कम 2 सीट्स जीती हो या उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसकी 3% सीट्स जीत चुकी हो। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की 3% सीट्स वो जीत चुकी हो तो वो पार्टी स्टेट पार्टी बन सकती है। विच एवर इज मोर, इसमें भी यही है, विच एवर इज मोर, या तो वो 2 सीट्स या फिर 3% सीट्स, जो भी इन दोनों में से ज्यादा रहेगा वो अगर वो पार्टी जीत चुकी है तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट 4th फंक्शन क्या आता है इलेक्शन कमीशन का, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करवाना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफिसर्स टू लुक इनटू द डिस्प्यूट्स, इलेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट करना सो दैट कि इलेक्शन अरेंजमेंट से रिगार्डिंग कोई भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उसको देख सके, उसको चेकआउट कर सके। सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग तैयार करवाना पॉलिटिकल पार्टीज की, जो भी अलग अलग पार्टीज होती है। वोटर्स लिस्ट अप टू डेट करना, जो भी इलेक्शन से पहले वोटर की लिस्ट आती है वो सारी की सारी लिस्ट को अप टू डेट करना, और वोटर्स को आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करवाने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टाइम करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।